हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई उससे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 16, जो कि ऑल टुगेदर एक न्यू चैप्टर के ऊपर होने वाला है, जो कि है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आपका बोलते हैं ना पार्टनरशिप यूनिट का चैप्टर नंबर 3 भी है। सो मेरे बच्चे याद रखें कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से आपके पास अमूमन 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखे जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखें। इसके अंदर जितने भी इसके की कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से लर्न एंड अंडरस्टैंड करें। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कोई डाउट्स ना रहे, बट फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके क्वेरी का आंसर करने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। हाउएवर, स्क्रीन के नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वहां पर तो मैं आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहूंगा, तो वहां पर भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 3, जो कि है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ना एवरीवन, इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में हमारे कुछ की कंसेप्ट की पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, और उनको पढ़ते साथ ही फिर आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन को आप रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद ये सब एक्सप्लेन भी करूंगा। बट आपका सबसे पहला बोलते हैं ना कि पॉइंट यही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकंड पॉइंट आपका है कि वो कौन कौन से ओकेजन यानी मूवमेंट हो सकते हैं जहां पे एक फर्म अपने आप को रिकंस्टिट्यूट कर देती है यानी रिकंस्ट्रक्ट कर देती है। जैसे ही आप ये बोलते हैं ना कि कंसेप्ट पढ़ लोगे, तो आपका फिर एक तीसरा कंसेप्ट यहाँ पर बोलते हैं ना अराइज होगा, जो कि है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर देते हैं, तो रेशियो चेंज करने की वजह से किसी पार्टनर को नुकसान यानी सेक्रीफाइस होता है, और किसी पार्टनर को फायदा होता है यानी गेन होता है। तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होता है। तो ये आपका थर्ड कंसेप्ट है। फिर इसको पढ़ते साथ ही आपका फोर्थ कंसेप्ट आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपने ऑलरेडी बेटा चैप्टर नंबर 2 गुडविल चैप्टर में ये पढ़ लिया है कि आपके गुडविल के दो टाइप्स होते हैं, यानी दो टाइप की गुडविल्स होती हैं। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। तो यानी जो आपके पास ये दो टाइप की गुडविल होती हैं, इनका आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये आप बोलते हैं ना कि पॉइंट नंबर 4 में पढ़ोगे। और एक है आपके पास बेटा पॉइंट नंबर 5, जहां पे आप देखोगे कि समटाइम जो हमारी फर्म होती है बेटा, वो अपने प्रॉफिट्स को और लॉसेस को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, क्योंकि वो बचा के रख लेती है प्रॉफिट और लॉसेस को। ठीक है ना। तो ऐसे में फिर उन प्रॉफिट और लॉसेस का बोलते हैं ना कि क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा जो अभी भी फर्म के पास है, तो वो आपको बोलते हैं ना पॉइंट नंबर 5 में स्टडी करोगे। एंड लास्ट है कि जब आप सारे कंसेप्ट पढ़ लोगे तो आप रेडी हो जाओगे, ये बोलते हैं ना कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप किस तरीके से रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे, किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, और किस तरीके से आप बोलते हैं ना कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। यस, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट भी बनानी होगी बेटा। ठीक है। तो आपके पास ये पूरे 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंट को स्टडी करते साथ ही बोलते हैं ना कि आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर फिनिश आउट हो जाएगा। सो आई होप सो कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखेंगे। ना एवरीवन, आज का जो आपका पहला पॉइंट है वो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा देखो, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जब हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, लाइक ABC, अगर हमारे पास 3 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो इनके बीच का जो एग्रीमेंट चलता हुआ आ रहा था, यानी एग्जिस्टिंग करंट एग्रीमेंट जो अभी तक चलता हुआ आ रहा था, अगर ये किसी भी वजह से अपने एग्रीमेंट को चेंज कर देते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो जिस भी दिन ये अपने एग्रीमेंट को चेंज करते हैं, उस दिन को हम कह देते हैं कि हमारी फर्म के अंदर क्या हो गया है, रिकंस्टिट्यूशन हो गया है, यानी हमारी फर्म का पुनर्गठन हो गया है। क्योंकि अब जो ओल्ड एग्रीमेंट थे वो फिनिश हो जाएंगे, और जिस दिन को इन्होंने एग्रीमेंट चेंज किया, अब इसके आगे जो एग्रीमेंट रन होंगे, जो इसके आगे एग्रीमेंट जो चलेंगे, वो चलेंगे एज पर न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। तो ऐसे में जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अपने एग्रीमेंट को चेंज करते हैं, उसको हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोल देते हैं, कि वहां पे हमारी फर्म पुनर्गठित हो गई है।
ठीक है। अब ऐसे कौन से ओकेजन हो सकते हैं, यानी ऐसे कौन से मोमेंट हो सकते हैं जहां पे एक फर्म रिकंस्टिट्यूट हो सकती है। तो पहला तो है कि जब पार्टनर अपने आपस का ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दे। तो अगर मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है और मान लो इनके बीच का रेशो था 3:2:1 एंड नाउ दे विल डिसाइड कि अब हम अपना रेशो चेंज करना चाहते हैं टू 1:1:1। तो ऐसे में इनके बीच का एग्रीमेंट जो 3:2:1 का था वो चेंज होकर अब 1:1:1 में रह जाएगा। तो जिस भी दिन ये अपने रेशो को चेंज करेंगे उस दिन फर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी। या अगर मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, किसी नए ओनर को एडमिट करते हैं, तो ऐसे में भी बोलते हैं ना कि पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो 2 पार्टनर्स थे ए और बी, और अगर वो सी को एडमिट करते हैं तो पहले एग्रीमेंट ए और बी के बीच में थे, बट अब एग्रीमेंट ए बी सी के बीच में हो जाएंगे, तो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। तो जिस भी दिन वो नए पार्टनर को एडमिट करेंगे उस दिन फर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी। सिमिलरली अगर पार्टनर आ नहीं रहा है, कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा, बट कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को लीव कर रहा है, छोड़कर जा रहा है, यानी रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस दिन भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एबीसी अगर 3 पार्टनर्स थे और सी रिटायर्ड हो गया, तो अगर सी रिटायर्ड हो गया तो अब एग्रीमेंट किसके बीच में हो जाएगा, ए और बी के बीच में हो जाएगा। तो पहले एग्रीमेंट एबीसी के बीच में था, बट अब एग्रीमेंट ए और बी के बीच में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे भी आपकी फर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्योंकि पहले एबीसी के बीच में एग्रीमेंट था, बट अब ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जहां पर भी पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट को चेंज कर दें एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को, तो वहां रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। अच्छा, अगर पार्टनर बोलते हैं ना कि लीव नहीं कर रहे, बट किसी पार्टनर की अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से डेथ हो गई, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसकी वजह से भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना। और अगर मान लो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, यानी बैंकरप्ट हो गया, उसका बैंक बैलेंस 0 हो चुका है, ठीक है ना, तो ऐसे में अब वो कैपेबल नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को वो रन कर सके, क्योंकि उसके पास कोई अमाउंट पड़ा नहीं है, उसकी कैपिटल बिजनेस में नेगेटिव में जा चुकी है, उसकी बिजनेस में कैपिटल 0 हो चुकी है, वो बैंकरप्ट हो चुका है, उसके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में फिर वो पार्टनर बोलते हैं ना कि बिजनेस को एज सुन एज लीव कर देगा। तो क्यों, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, भिखारी कबाड़ी भी बोल सकते हो कि भिखारी कबाड़ी बन चुका है, उसके पास पैसा ही नहीं है। तो ऐसे में ऐसे पार्टनर्स को हम नहीं रख सकते जिसके पास पैसा ही ना हो, तो वो फिर बोलते हैं ना कि बिजनेस को लीव कर लेगा, यानी क्यों, ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो पहले मान लो एग्रीमेंट ए बी सी के बीच में था, बट सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसे में अब एग्रीमेंट ए और बी के बीच में हो जाएगा, तो दोबारा से फर्म में क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब ओकेजन्स होते हैं जहां पे एक फर्म क्या हो सकती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। और याद रखना, जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर किसका है, जो थर्ड चैप्टर है वो हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। तो मैं यहाँ पर सारे एग्जांपल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ही लूंगा और यहीं से समझाऊंगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कि आपके पास 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2:1। बट मान लीजिए कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर इन्होंने अपने एग्रीमेंट को, बोलते हैं ना, चेंज कर दिया। जो पार्टनर्स थे एबीसी, इन्होंने अपने एग्रीमेंट को चेंज कर दिया एंड दे विल नाउ डिसाइड कि अब से हम आगे अपना रेशो क्या रखेंगे, 1:1:1 रखेंगे। जिस भी डेट को ये ऐसा डिसाइड करते हैं उस डेट पे आपकी फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट यानी पुनर्गठन हो जाती है। और आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो फर्म होती है उसको हम ओल्ड फर्म से भी बोलते हैं ना कि प्रोनाउंस करते हैं, और जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो फर्म अब आगे रन होगी उसको हम न्यू फर्म के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। बोलो बात समझ में है। यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी एग्रीमेंट के चेंज होने से पहले जो फर्म चलती हुई आ रही थी वो ओल्ड फर्म चलती हुई आ रही थी, और अब जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद यानी एग्रीमेंट चेंज होने के बाद जो फर्म रन होगी उसको हम कौन सी फर्म बोलेंगे, न्यू फर्म बोलेंगे। ओके, अब मेरे बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुनो, जिस भी दिन आप अपने एग्रीमेंट को चेंज करते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ चेंजेस फर्म के अंदर होते ही होते हैं। उन चेंजेस को हमने रिकॉर्ड करना है, उन चेंजेस की हमने अकाउंटिंग करनी है। जनरली रिकॉन्स्टिट्यूशन चाहे किसी भी वजह से हो, लाइक जो हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसकी वजह से, एडमिशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंट की वजह से, तो आपका जिस भी दिन पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वहां पे आपको
कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ती है, कुछ बोलते हैं ना कि चेंजेस को रिकॉर्ड करना होता है। जनरली इसका एक डिफाइंड प्रोसीजर है कि जिस भी दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस दिन आपको कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ सकते हैं, कुछ रिवैल्यूएशन, मतलब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और जिस दिन आप रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो अपनी पार्टनरशिप फर्म को उस दिन आपको अपनी लेटेस्ट बैलेंस शीट भी बनानी होती है। मेरे बच्चे यहाँ पर इस चैप्टर में आप देखोगे कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो मैं ऑलरेडी आपको एक बैलेंस शीट प्रोवाइड करके दूंगा। वो बैलेंस शीट एज पर ओल्ड एग्रीमेंट होगी, यानी वो ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट होगी। बट आपका जो डिफाइंड टास्क है वो ये है कि जिस भी दिन आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो उस दिन पे आपको एक नई अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, जो कि बेस बनेगा किसके लिए? न्यू फर्म के लिए। आगे जब न्यू फर्म की अकाउंटिंग होगी तो उसी बैलेंस शीट को देखकर होगी। तो यहाँ पे हमारा टास्क ये है कि जिस भी दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस दिन फर्म में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। वो रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो एक डिफाइंड प्रोसीजर्स में होते हैं, लाइक हमें पहले वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं, कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होता है, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, अब यहां पर मेरे बच्चे समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जब रेशो चेंज होता है यानी एग्रीमेंट चेंज होता है तो एग्रीमेंट के चेंज होने से किसी पार्टनर को फायदा और किसी पार्टनर को होता है नुकसान। वो कैसे? उसके लिए मैं आपसे 2 मिनट आपके लूंगा और फिर मैं आपको वो चीज समझाऊंगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि एज पर ओल्ड एग्रीमेंट एबीसी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 3:2:1, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचने के बाद दे विल डिसाइड कि अब हम अपने रेशो को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अब देखो ये रेशो चेंज जो करते हैं बेटा, इसके इसके बिहाफ पे बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि ये रेशो क्यों चेंज करते हैं। जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक फैक्टर हो सकता है कि किसी पार्ट ने कैपिटल ज्यादा लगी हुई है बिजनेस में, किसी की कम, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने रेशो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर किसी पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो रही है तो फिर वो रेशो चेंज कर सकते हैं। या पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी हुई है कि हर 5 साल 10 साल 15 साल में अपना रेशो क्या कर देंगे? चेंज। तो मान लीजिए कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर अगर ये अपना रेशो चेंज करते हैं यानी एग्रीमेंट को चेंज करते हैं तो फॉर्म में हो जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी लेट बी सपोज कि अब ये आगे डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो रेशो होगा एबीसी के बीच में वो हो जाएगा 1:1:1। तो जिस भी दिन ये डिसाइड कर रहे हैं यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जिस भी दिन ये एग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं, अपने ओल्ड रेसो से ये न्यू रेसो की तरफ जा रहे हैं, तो जिस भी डेट को ये रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे उस दिन आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी इस बात की कि रेसो चेंज करने से, एग्रीमेंट चेंज करने से किसी को फायदा तो नहीं हो रहा है, यानी किसी को गेन तो नहीं हो रहा है, किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस यानी नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी उस दिन जिस दिन आप क्या कर रहे हो? एग्रीमेंट चेंज कर रहे हो, जिस दिन आप अपना रेशो चेंज कर रहे हो। बोलो बात समझ में आई? अब ये गेन और सेक्रीफाइस को मैं बोलते हैं ना कि अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि इनका कंसेप्ट कैसे वर्क करता है, तो इसके लिए देखो मैंने आपको दिया है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व, जिसका अमाउंट है 60,000। मतलब ऐसे प्रॉफिट्स जो फर्म ने अभी तक अपने पार्टनर के बीच में बांटे नहीं है। जनरली ऐसे प्रॉफिट्स और रिजर्व जो अभी तक आपने अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, जनरली ऐसे प्रॉफिट्स आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखते हैं। तो मैंने आपके पास यहाँ पर बैलेंस शीट भी बोलते हैं ना कि आपको प्रेजेंट कर दी है, और लायबिलिटी साइड आपको दिख रहा होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व, जो कि है 60,000 का। सर ये प्रॉफिट हमने बांटा क्यों नहीं सर पार्टनर के बीच में? तो देखो बेटा इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे फर्म को लगता है कि फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है तो हमें पैसों की जरूरत पड़ सकती है। फ्यूचर में कोई मान लीजिए कि अच्छे प्रोजेक्ट निकल कर आते हैं फर्म के सामने, तो फर्म को वहां पे पैसा लगाना पड़ सकता है, तो पैसों की नीड, मनी की नीड, फंड की नीड पड़ सकती है, तो उसके लिए हमने ये प्रॉफिट बचा के रखा है। या मान लीजिए कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेन एक्सपेंस पैदा हो सकता है जिसके बारे में फर्म को भी नहीं पता अभी, बट फर्म को लगता है कि अगर कोई अनसर्टेन एक्सपेंस अराइज होता है तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ फंड होना चाहिए। दैट्स वाई एक पार्टनरशिप फर्म सारा प्रॉफिट अपने पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटती है, कुछ प्रॉफिट अपने पास भी रख लेती है। और ऐसे में याद रखना
क्योंकि ये प्रॉफिट था पार्टनर का पर उन्हें ना बांटकर फर्म ने ये अपने पास रखा है, तो इन पे बैक डोर से पीछे से इस पे कंट्रोल किसका है? पार्टनर का ही है। इवन दो ये है फर्म के पास ही, फर्म ने इसे अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है तो फर्म के पास है ये प्रॉफिट, बट ये फर्म के पास होके भी फर्म का नहीं है, ये पार्टनर की अमानत है। क्योंकि अगर फर्म इन प्रॉफिट को अगर यूटिलाइज कर दिया इन्होंने अपनी, बोलते हैं ना, बिजनेस एक्टिविटी में, तो अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पाई तो फिर ये प्रॉफिट वापस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ जाएगा किनको? पार्टनर्स को, क्योंकि ये प्रॉफिट बैकडोर से पार्टनर का ही है, क्योंकि इस प्रॉफिट पे कंट्रोल हक पार्टनर का है। दैट्स वाई जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व आपको दिखाई देंगे वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाई देंगे। हालांकि हम आगे इनके ऊपर, बोलते हैं ना, डिटेल चर्चा भी करेंगे एक दो लेक्चर के बाद कि किस तरीके से हम अपने, बोलते हैं ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जनरली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व आपको, बोलते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट नेम के साथ दिख सकते हैं। अभी के लिए बस नेम ही काफी है, लेटर ऑन क्लासेस में आप समझ जाओगे हर एक का मीनिंग क्या होता है। जैसे P&L का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये कुछ 4 टाइप के प्रॉफिट हैं जो क्या कहलाए जाते हैं? आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। हालांकि मैंने अभी एक क्यूमुलेटिव फिगर ली है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की, जो की है 60,000 की। अब क्योंकि ये बैलेंस शीट कब की है? जस्ट रिकंस्टिट्यूशन से पहले की, यानी ये ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट है। तो ओल्ड फर्म में आपने कितना प्रॉफिट बचा के रखा था गाइस? 60,000 रुपीज का। तो एक बार बताओ, जिस दिन आप रेशो चेंज कर रहे हो, यानी जिस दिन आप अपने एग्रीमेंट को चेंज कर रहे हो, तो अगर आपने ओल्ड फर्म में कोई भी प्रॉफिट अगर बचा के रखा हुआ है, तो अब आगे जब आपकी न्यू फर्म चलेगी आफ्टर अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या ये प्रॉफिट आगे रहना चाहिए? कायदे से तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है ओल्ड एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग कमाया है, ओल्ड फर्म में कमाया है, तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है इसे आपको ओल्ड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही खत्म कर देना चाहिए, यानी बांट देना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। क्योंकि आगे जब नया एग्रीमेंट चलेगा तो नई फर्म चलेगी, तो नई फर्म अपनी फ्रेश स्टार्ट करेगी। तो अगर ओल्ड एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग, ओल्ड फर्म के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, तो उसे आपको एज अ ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था। और इसी चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। ना एवरीवन, आप मान लीजिए कि आपके पास 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। और मान लीजिए कि जो ओल्ड फर्म थी, ओल्ड फर्म में जो आपका प्रॉफिट था वो कितना था? 60,000। तो जिस भी दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो कायदा क्या बोलता है? कायदा ये बोलता है कि अगर ओल्ड फर्म में कोई भी बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं तो आप उनको बांट दो, क्योंकि अब आगे तो नई फर्म चालू होगी, तो नई फर्म में नए प्रॉफिट्स, नए रिजर्व्स होंगे। तो ओल्ड फर्म में अगर कोई भी, बोलते हैं ना, कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व दिखाई दे रहा है, तो आप उसको अपने ओल्ड रेशो में ही बांट दो। जिस दिन आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस दिन अगर आपको ओल्ड बैलेंस शीट में अगर किसी भी प्रकार का कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व दिख रहा है, तो आप उसको अपने ओल्ड रेशो में बांट दो। तो अगर मैं ओल्ड रेशो में बांटता मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी के बीच में, तो 60,000 का 3/6, 2/6 और 1/6 अगर मैं करता हूं, तो 6 से 60 10,000 टाइम जाएगा, 10,000 इंटू 3 30,000 ए का प्रॉफिट आ जाएगा। बी का कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 2, क्योंकि 6 है, ये भी 10,000 60,000 10,000 टाइम ही जाएगा। 10,000 इंटू 2 20,000 एंड 10,000 इंटू 1 करोगे तो 10,000 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, अगर आप उन्हें ओल्ड ही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो ऐसे में ए, बी, सी को 30, 20 एंड 10 मिलता। पर कभी कभी पार्टनर डिसाइड करते हैं बेटा कि हम ओल्ड बैलेंस शीट के प्रॉफिट और रिजर्व्स को जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, हम उनको रिकंस्टिट्यूशन के दिन बांटेंगे नहीं। और अगर हम बांटेंगे नहीं, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व आपको न्यू एग्रीमेंट में, यानी न्यू फर्म के अंदर भी दिखाई देंगे। ठीक है, और मान लो कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व कभी आगे जाकर आपने न्यू फर्म में डिस्ट्रीब्यूट करे, तो फिर कौन से रेशो में होंगे? 1:1:1 में होंगे। और सोचो कि अगर आप 1:1:1 में इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो तीनों को बराबर मिल जाएगा, क्योंकि रेशो इक्वल है, तो 20, 20, 20,000 तीनों को मिल जाएगा। अब जरा आप यहां एनालाइज करो बेटा, अगर रिकंस्टिट्यूशन के दिन
आप अपने ओल्ड प्रॉफिट्स और रिजर्व को ओल्ड ही रेशो में बांट देते तो ए को मिलता 30, बी को मिलता 20 एंड सी को मिलता 10। क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन कभी कभी पार्टनर टेबल में बैठ के म्यूचुअली ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने प्रॉफिट और रिजर्व को बांटेंगे नहीं, आगे भी एज इट इज रखेंगे। और सोचो कभी गलती से आगे हमने इन प्रॉफिट को बांट दिया तो ये कौन से रेशो में बटेंगे? न्यू रेशो में। जो आगे रेशो चलेगा न्यू रेशो उसमें बांटे जाएंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मिस्टर ए को कितना मिलेगा फ्यूचर में 20,000, जबकि आज अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन बढ़ जाता ओल्ड रेशो में तो कितना मिलता 30। तो ऐसे में देखो ए को नुकसान हो गया 10,000 का। चलो बी तो न्यूट्रल है, बी को अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ओल्ड रेशो में बांटते तो भी 20 ही मिलना है। और अगर ओल्ड रेशो में नहीं बांट रहे रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, फ्यूचर में भी अगर कभी बांटेंगे, अगर हम इस प्रॉफिट को आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन नहीं बांटते हैं, फ्यूचर में कभी बांटते हैं, तो बी को तभी भी कितना मिलना है? 20 मिलना है। चलो ये तो न्यूट्रल है, इसका तो कोई बात नहीं। पर सी का देखो आप, सी को अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ओल्ड ही एग्रीमेंट में बांट देते तो कितने कितने अमाउंट का उसे प्रॉफिट मिलता? 10,000 का मिलता। पर हम क्योंकि उसे बांट नहीं रहे हैं, हम उसे प्रॉफिट्स को आगे ही रखना चाह रहे हैं एज इट इज, तो ऐसे में सोचो कभी आगे बटा तो फिर कितना मिलेगा सी को? 20। तो आप देखो इसमें सी को 10,000 का फायदा हो रहा है कि अगर हम प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे तो, अगर हम प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन एज अ ओल्ड रेशो में, आगे रखेंगे एज इट इज, तो ऐसे में सी को भविष्य में कितने रुपए का फायदा होने वाला है? 10,000 का। और ए को भविष्य में कितने का नुकसान होने वाला है? 10,000 का। तो याद रखो यहां से आपको ये समझ में आता है कि अगर पुराने फर्म के कोई भी प्रॉफिट और रिजर्व या कोई भी ऐसा आइटम जो पुरानी फर्म का है, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन अगर वो ओल्ड रेशो में बढ़ सकता है तो आप उसे ओल्ड रेशो में बांटिए। बट अगर पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम उस चीज को बांटना नहीं चाहते, आगे भी एज इट इज रखना चाहते हैं, तो याद रखना उस चीज को ना बांटने से किसी पार्टनर को फायदा और किसी पार्टनर को नुकसान होता है, जिसकी टेस्टिंग आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ही करनी होती है। ठीक है, देखो ओल्ड फर्म की जो भी चीजें हैं, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, वो कौन से रेशो में बांटना चाहिए? ओल्ड रेशो में बांट तो खत्म करो। जब अगर आपके आगे न्यू फर्म चलेगी तो न्यू रेशो में क्रिएट करना सब कुछ, है ना। पर कभी कभी पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम ओल्ड फर्म के प्रॉफिट और लॉसेस को नहीं बांटेंगे, आगे भी एज इट इज रखेंगे। तो ऐसे में फिर जब हम आगे जाके कभी उन प्रॉफिट लॉसेस को बांटते हैं तो किसी को फायदा हो जाता है और किसी को नुकसान हो जाता है। और उसी फायदे नुकसान की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास है क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड हमारे पास है गेनिंग रेशो। बोलो बात समझ में आती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशो को आप सन से भी याद रख सकते हो, एस फॉर सेक्रीफाइसिंग, ओ फॉर ओल्ड, एन फॉर न्यू। ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर फॉर्मूला लर्न है तो गेनिंग रेशो जस्ट उसका अपोजिट होता है, यानी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, यहाँ पे इनका मीनिंग बताया है। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो एक ऐसा रेशो होता है जहां पे एक पार्टनर अपना शेयर सरेंडर करता है किसी दूसरे पार्टनर के फेवर में। और गेनिंग रेशो क्या होता है? ये एक ऐसा रेशो होता है जहां पे एक पार्टनर एक्वायर करता है शेयर, यानी लेता है शेयर किसी दूसरे पार्टनर से। तो जो देता है उस बेचारे को नुकसान हो जाता है, और जो पार्टनर बोलता है ना किसी दूसरे पार्टनर का शेयर लेता है यानी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो पार्टनर किस में चला जाता है? गेन में चला जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो देखो मैं बार बार ऐसे तो नहीं करता रहूंगा चेक करने के लिए कि किसको फायदा किसको नुकसान, इसलिए हमारे पास सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो है ना। एवरीवन, हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपना सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। सबसे पहले हमने लिख दिया बेटा अपना ओल्ड रेशो, जो कि एज पर माई एग्जाम्पल कितना है? 3:2:1। और मेरा न्यू रेशो क्या है? 1:1:1। तो मैंने यहाँ पर बस कॉपी एंड पेस्ट किया अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि मेरा ओल्ड रेशो था 3:2:1, न्यू रेशो था 1:1:1। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, बस आपको कॉपी एंड पेस्ट करना होता है। हमें फॉर्मूला लिखना है फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो का। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बट अगर आप गेनिंग रेशो यूज करते तो फिर आपको फॉर्मूला लिखना होता है गेनिंग रेशो का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओके, बोलो बात समझ में आई?
हाँ, अब देखो क्योंकि मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज किया है तो उसके पीछे लॉजिक बस इतना है कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 4 जो कि एडमिशन का है, वहां पे जनरली हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होगा, तो इसलिए इस चैप्टर में मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगा देता हूँ, पर आप चाहें तो गेनिंग रेशियो भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी सी तीनों का टेस्ट किया है कि कौन सैक्रिफाइस और कौन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तीनों का ओल्ड रेशियो लिख दिया। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3/6, बी का ओल्ड रेशियो क्या था 2/6, सिक्स का सी का क्या था 1/6। फिर मैंने माइनस करा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस था। फिर मैंने लिखा न्यू रेशियो, तो ए बी सी का न्यू रेशियो क्या है, ए का है 1/3, बी का है 1/3 एंड सी का भी है 1/3। बेटा एलसीएम लिया। एलसीएम इस बात पे निर्भर करता है कि जो आपके डिनोमिनेटर है ओल्ड के और न्यू के, उनमें क्या कोई कॉमन नंबर है। जैसे 6 और 3 में कॉमन नंबर 6 है, 6 के टेबल में 6 जाता है, 3 के टेबल में भी 6 जाता है। बट अगर मान लो यहाँ 2 होता तो 2 के टेबल में 3 नहीं जाता, 3 के टेबल में 2 नहीं जाता, तो फिर आपको कोई दूसरा कॉमन नंबर लेना होता। लेट बी सपोज फिर 6 ले लेता मैं कॉमन नंबर, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 जाता है, 3 के टेबल में भी 6 जाता है। तो इस तरीके से ना हम एलसीएम डिसाइड कर लेते हैं। हालांकि इतना तो सबको आता ही होगा कि एलसीएम लेते कैसे हैं, 7th 8th 9th में सब बच्चे सीखते हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कि 6 हमारा क्या हो गया एलसीएम, तो 6 के टेबल में 6 वन टाइम, 1 3 जा 3, और 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, तो 2 1 जा 2। तो 3 - 2 करेंगे तो पॉजिटिव का 1/6 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव का आ रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर आप ये गेनिंग रेशियो लगा रहे होते ना बेटा, तो गेनिंग रेशियो में फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तब आपका यही आंसर ना ए का नेगेटिव में आता। और अगर गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आ रहा है इट मीन सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ आंसर यही आना है, ठीक है। तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाया और ए का आंसर पॉजिटिव में आया, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस को सपोर्ट कर रहा है, यानी सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का देखें तो ओल्ड 2/6 है, न्यू 1/3 है, एलसीएम लेंगे इसका भी 6 ही आएगा। 6 के टेबल में 6 वन टाइम जाएगा तो 1 2 जा 2, 3 के टेबल में 6 2 टाइम, 2 1 जा 2, तो 2 - 2 करोगे तो 0/6, 0/6 को सॉल्व करोगे तो 0। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट चेंज होने की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन में, जिस दिन हम टेस्टिंग कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग की, उस दिन पे बी को ना ही कोई रेशियो चेंज करने से, एग्रीमेंट चेंज करने से ना ही कोई फायदा हो रहा है, ना ही कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है। सी की बात करें तो सी का कॉमन हो जाएगा 6, यानी एलसीएम होगा 6। 6 के टेबल में 6 वन टाइम, 1 1 जा 1, 3 के टेबल में 6 2 टाइम, 2 1 जा 2, 1 - 2 करोगे तो -1/6 आ रहा है। और अगर ये -1/6 आ रहा है इट मींस कि ये पर्सन सेक्रीफाइस को सपोर्ट नहीं करता, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट नहीं करता। ये पर्सन किसको रिप्रेजेंट किसको सपोर्ट कर रहा है, गेनिंग को सपोर्ट कर रहा है। दैट्स वाई ये जो पर्सन है, ये जो पार्टनर है सी, ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो याद रखना हमारा भी यहाँ से यही निकला था कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो हमारा भी यही आया था, सी गेन कर रहा है तो हमारा भी यही आया था ना एवरीवन। अगर हमें पता करना है कि ए कितने अमाउंट के साथ सेक्रीफाइस कर रहा है, सी कितने अमाउंट के साथ गेन कर रहा है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पुरानी बैलेंस शीट में, यानी जिस दिन हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जिस दिन हम एग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं, जिस दिन रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो हमें उस दिन देखना पड़ेगा कि हमारी जो पुरानी फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें ऐसे कौन से प्रॉफिट्स हैं जिनको हम आज नहीं बांट रहे और आगे भी नई फर्म में हम उसे एज इट इज ही रखेंगे। तो मान लीजिए एज पर माई एग्जाम्पल वो 60,000 है, ये 60,000 के प्रॉफिट को आप एज इट इज रखना चाह रहे हो आगे, आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन बांटना नहीं चाह रहे हो, तो इस 60,000 के अंदर किसी को फायदा और किसी को नुकसान होगा, ठीक है। और क्यों होता है वो मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया अभी। तो 60,000 के प्रॉफिट को आप बांट नहीं रहे हो आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, आगे भी एज इट इज रखना चाहते हो, तो टेस्ट करोगे कि इसमें किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है। तो देखो ए को नुकसान हो रहा है 1/6 से, तो 60,000 का 1/6 जो कि 10,000 आ रहा है। अच्छा, सी को क्या हो रहा है 1/6 से गेन, तो 60,000 का 1/6। और इस बात का ध्यान रखना है यहाँ माइनस को इग्नोर कर देते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं अमाउंट में कि किसको कितना सेक्रीफाइस और कितना गेन। शेयर में ठीक है क्योंकि वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का तो नेगेटिव आ रहा है तो हमें पता रहता है कि ये गेन कर रहा है, बट जब हम अमाउंट में कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस को यहाँ पर क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इग्नोर। तो 60,000 का 1/6 क्या हो गया 10,000। इसका मतलब है सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 10,000 से, और ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 10,000 से, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई। सो दिस इज द पॉइंट। और यहाँ से आपने अपना एक एनालिसिस बनाया कि सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो
तभी यूज होता है। ये बात तो ठीक है कि जब रेशो चेंज होता है तो किसी को फायदा किसी को नुकसान होता है, पर किन फैक्टर्स किन आइटम्स पे होता है, तो वो डिपेंड करता है उन सारे आइटम्स पे जो पुरानी फर्म के अंदर थे, जिनको आपको बांट देना चाहिए था रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, बट आप उन्हें बांट नहीं रहे हो। तो उन्हें ना बांटने से किसी को फायदा किसी को नुकसान होता है। तो उसी कंसेप्ट के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, अपना सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, जो कि आप अभी अच्छे तरीके से देख चुके हो। बट यस, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ए और बी हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, यानी 1:1। 1 अप्रैल 2016 को ए और बी डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रखेंगे, 4:3, यानी ये अपना न्यू रेशो डिसाइड कर रहे हैं 4:3। तो जिस भी दिन इन्होंने ये डिसाइड किया है, किस दिन डिसाइड किया है, 1 अप्रैल 2016, तो समझ जाओ उसी दिन क्या हो गया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। और आपको टेस्ट करना है कि किसको फायदा और किसको नुकसान। तो वही लिखा है, कैलकुलेट करो इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशो। तो देखो हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो की। हमने सबसे पहले लिखा ओल्ड रेशो। ए और बी का ओल्ड रेशो क्या है, 1:1। न्यू रेशो जो हमारा ए और बी का है वो क्या है, 4:3। फॉर्मूला हमने लिखा सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और ए और बी का हमने सबसे पहले लिख दिया ओल्ड रेशो, जो कि है 1/2 न्यू, माइनस का साइन हमने बीच में पुट करा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। और न्यू रेशो क्या है, ए और बी का 4/7 एंड 3/7। ठीक है, एलसीएम लेंगे। देखो 2 और 7 के टेबल में, 2 7 के टेबल में नहीं जाता, 7 2 के टेबल में नहीं जाता, तो हमें ना इन दोनों का एक कॉमन नंबर बनाना है। तो कॉमन नंबर क्या है इनका, 14। 2 के टेबल में भी 14 जाता है, 7 के टेबल में भी 14 जाता है, तो हमारा एलसीएम 14 हो गया। ठीक है, 2 के टेबल में 14, 7 टाइम्स 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 14, 2 टाइम 4 2 जा 8। बेटा सॉल्व करते हैं, 7 माइनस 8 तो नेगेटिव में आ रहा है, -1/14। इसका मतलब है ये सेक्रीफाइसिंग रेशो को सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और सिमिलरली बी, जो बी है आपका, उसमें भी एलसीएम आपका 14 ही कॉमन होना है। 2 के टेबल में 14, अगेन 7 टाइम 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 14 2 टाइम, तो 2 3 जा 6। 7 माइनस 6 करोगे तो पॉजिटिव का आएगा 1/14। इसका मतलब है ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अमाउंट में आप निकाल नहीं सकते क्योंकि मैंने यहाँ बताया नहीं है कि ऐसा कौन सा प्रॉफिट है जिसको आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन में, यानी जिस दिन आप अपना रेशो चेंज कर रहे हो, उस दिन पे आपके पास ऐसा कौन सा प्रॉफिट है जिसको आप बांटना नहीं चाहते। देखो अगर बांटोगे तो ओल्ड रेशो में, बट अगर नहीं बांट रहे तो आगे भी रखना चाहते हो, और अगर आगे रखना चाहते हो तो कल के दिन अगर कभी वो प्रॉफिट बढ़ेगा तो किसी पार्टनर को फायदा किसी पार्टनर को नुकसान होगा, तो उसकी टेस्टिंग आज ही रिकॉन्स्टिट्यूशन में करनी होती है। तो मैंने वो अमाउंट आपको दिया नहीं है, तो अभी आप यहाँ अमाउंट में बता तो नहीं सकते कि कितने रुपए से ए को फायदा हो रहा है कितना नुकसान, बट यस आप ये निकालना जरूर सीख गए हो कि शेयर की फॉर्म में बता सकते हो कि किसको फायदा और किसको नुकसान हो गया। लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी बेटा, तो आप अमाउंट में निकालना भी सीखोगे। हालांकि अमाउंट में निकालना अभी आपने देखा, पर ये सिर्फ एक बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस था, डेमो था। अभी तो बोलते हैं ना पूरी पिक्चर बाकी है बेटा, आगे आप सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका होमवर्क है। ओके गाइस, ये आपका होमवर्क है, ये आप सबको करके आना है। XYZ 3 पार्टनर है, रेशो 5:3:2 है, ये ओल्ड रेशो है। 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने डिसाइड कर दिया कि अब अपना ये रेशो 5:2:3 करना चाहते हैं। तो जिस डेट पे ये अपना रेशो चेंज कर रहे हैं उस डेट पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एग्रीमेंट चेंज हो गया। अब आपको टेस्ट करना है किसको सेक्रीफाइस हो रहा है और किसको गेन हो रहा है। ठीक है, फर्क बस इतना है, मेरे वाले क्वेश्चन में 7th वाले में 2 पार्टनर थे, इसमें 3 पार्टनर है। आंसर आपको मैंने नीचे दिया ही है, बट आप जैसे मैंने प्रेजेंटेशन दी है वैसे ही प्रेजेंटेशन आपको भी देनी है। ठीक है, तो एक नोटबुक आपने मेंटेन कर रखी होगी, ऐसा मेरा मानना है बेटा, और उस नोटबुक में आप ये अपने क्वेश्चंस करते रहिए जिससे कि आपके प्रैक्टिस बने रहे। जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा उससे कुछ टाइम पहले आपको रिवीजन के लिए मटेरियल चाहिए होता है, तो और अगर आप नोट्स बनाते रहोगे तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा कि मीनिंग क्या होता है इसका, ओकेजन पढ़ा कि फर्म कब कब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, और हमने कंसेप्ट देखा कि सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो कैसे वर्क करता है। कल की क्लास में बेटा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि गुडविल के हम ट्रीटमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास और भी इंटरेस्टिंग होगी। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चों। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, खूब मेहनत करें
और अच्छे मार्क्स लेकर आए। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।